26 अगस्त 2021 काबुल, अफगानिस्तान। ये त्रासदी दिलों को अंगार बना सकती है। ये कहानी आंखों के पानी को समंदर बना सकती है। ये दर्द लबों को खंजर बना सकते हैं, क्योंकि इस दर्द को जब्त करना नामुमकिन है। इस चीख को अनसुना करना नामुमकिन है। अपने वतन से, अपनी मिट्टी से, अपने जहां से दूर भाग जाने का ये दौर कौन लाया? शबों के ये ढेर किसने लगाया? किसके गुनाह की गवाही है खौफजदा इंसान? इस मुल्क में खुदकश का चलन कौन लाया? क्या ये चंद मजहबी ठेकेदारों की खता है? क्या ये कुछ नफरती इंसानों की करतूत है? इस आतंक लोक का, इन आतंकियों का, इनके गुनाह ए अजीम का, इनके सरपरस्तों का क्या कभी अंत होगा भी या नहीं? क्योंकि कहानी जिस तारीख से शुरू हुई थी, जिस तरीके से शुरू हुई थी, 20 साल बाद वक्त फिर वहीं आकर ठहर सा गया है, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। जश्न मनाया जा रहा है, ओहदे बांटे जा रहे हैं, जलसे किए जा रहे हैं, वो भी 20 बरस बाद एक तारीख के बेहद करीब। मगर ये तारीख अमेरिकी इतिहास की सबसे खौफनाक तारीख है। इस तारीख से दुनिया के 90 मुल्कों का वास्ता है। हजारों इंसानों का इस तारीख से दर्द का नाता है। वो दर्द जो तालिबान ने दिया, तालिबान के पाले पोसे आतंकियों ने दिया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका को कभी ना भुला देने वाला जख्म दिया। इसके लिए मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति को तोहमत मिल रही है। पूरी दुनिया उन्हें अफगान युद्ध से सेना हटाने के लिए कोस रही है, क्योंकि काबुल पर आतंकी सल्तनत का काबिज होना विश्वव्यापी आफत से कम नहीं। कैसे मुट्ठी भर आतंकियों ने एक मुल्क पर कब्जा कर लिया, 40 देशों की सेनाओं को 20 बरस तक छकाते रहे, और अब 11 सितंबर 2021 को जश्न मनाएंगे और सुपर पावर अमेरिका को मुंह चढ़ाएंगे। मगर कैसे? आखिर ये तिलिस्म है क्या जिस तालिबान को अमेरिका ने तहस नहस कर दिया? वो तालिबान फिनिक्स की तरह राख से आखिर कैसे बारूद बना? ये आतंक का वट वृक्ष कितना बड़ा है, इसकी जड़ें कहां हैं, इसे खाद पानी कौन देता है? 9/11/2001 से लेकर 9/11/2021 तक की पूरी कहानी। ग्यारह सितंबर 2001 प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश मॉर्निंग वॉक से लौटे थे। इसके बाद एक स्कूल में उनका बच्चों से मिलने का सेशन था। बच्चों के बीच मिस्टर प्रेसिडेंट बेहद कूल थे। टीचर के सवाल, बच्चों के जवाब, बुश को यह सेशन सुकून दे रहा था। अचानक उन्हें एक खबर दी गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से दूसरा प्लेन टकराया। तब अमेरिका को अंदाजा हुआ कि आखिर हुआ क्या है। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ताश के पत्तों की तरह गिरने लगा, तब सुपर पावर को पता लगा कि ये आतंकी हमला था। जब न्यूयॉर्क की सड़कों पर आग का दरिया बहने लगा, तब अमेरिका जान पाया कि ये दहशत से साक्षात्कार है। आतंकियों ने एक झटके में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की चूल्हे हिला दी। मौत क्या होती है, इंतकाम क्या होता है, बारूद का खेल क्या होता है, इसकी समझ जब तक आई बहुत देर हो चुकी थी। अमेरिका चाहता तो 9/11 टल सकता था। बहुत कम लोग जानते हैं ये सनसनीखेज सच। 2 दिन पहले 9 सितंबर 2001 पंजशीर, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री अहमद शाह मसूद एक इंटरव्यू के लिए तैयार बैठे थे। 2 पत्रकार उनके घर पहुंचे। इंटरव्यू शुरू हुआ। कुछ ही देर की बातचीत के बाद धमाका हुआ।
पत्रकार के भेष में अलकायदा के आतंकी आए थे, जिन्होंने फिदायीन हमला अंजाम दिया। बम धमाके में अहमद शाह मसूद की मौत हो गई। इस धमाके के 2 दिन बाद अमेरिका दहल गया। अहमद शाह और 9/11 का कनेक्शन क्या था, जानते हैं? अहमद शाह मसूद वो पहली हस्ती थे जिन्होंने अमेरिका को अलकायदा से आगाह किया था। अप्रैल 2001 में यूरोपीय पार्लियामेंट में अहमद शाह मसूद ने खतरे का सिग्नल दिया। इसकी कीमत उन्हें जान गंवा कर चुकानी पड़ी। लेकिन अमेरिका को अहमद शाह मसूद की बातों पर यकीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद हुआ, जिसके बाद बचा था तो सिर्फ एक रास्ता, वो भी विध्वंस का। अमेरिका असल अवतार में आ गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने युद्ध शुरू कर दिया, जो एक अंतहीन युद्ध में तब्दील होता चला गया। 7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुए अफगान युद्ध को 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे जॉर्ज बुश करीब 8 साल यानी 2009 तक लड़ते रहे। बुश के बाद बराक ओबामा ने 8 साल यानी 2017 तक जारी रखा। बुश के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप ने 2021 यानी 4 साल तक अफगान युद्ध लड़ा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अफगान युद्ध के खात्मे की कोशिश करने में लगे थे। उनके जाने के बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अफगान युद्ध के समाप्ति की घोषणा की। I made a decision to end this war. As part of that decision, we set the date of August 31st for American troops to withdraw. अफगान संकट में अमेरिका के 4 राष्ट्रपति अहम किरदार हैं। क्या ये संकट इन्हीं की देन है? अफगानिस्तान के इतिहास में सुपर पावर ने आखिर कब दखल दिया? वो कौन था जिसने तालिबान जैसे मुजाहिदीनों को फ्रीडम फाइटर बताया, उन्हें हथियार दिए, उन्हें ताकत दी? ये तालिबान कैसे बना, किसने बनाया, जानकर दंग रह जाएंगे आप। तालिबान हो, अलकायदा हो, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में बने ज्यादातर टेरर ग्रुप, सबका गॉडफादर एक ही है। ये कोई और नहीं, अमेरिका है। अमेरिका ने मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दी, डॉलर दिए, हथियार दिए। अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए आतंकियों की फौज खड़ी कर दी। इसकी तस्दीक करने वालों की भरमार है। इस हकीकत से हर अमेरिकी वाकिफ है। इस सीक्रेट को पाकिस्तान के सारे लीडर जानते हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के चीफ हों या जनरल, इस बात पर फख्र करते हैं कि आतंकियों की फैक्ट्री उन्होंने ही बनाई। तालिबान का सत्ता में आना, पाकिस्तान का जश्न मनाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तालिबान के 20 बरस के संघर्ष में पाकिस्तान हर कदम पर साथ रहा। CIA के पूर्व एंटी टेररिस्ट हेड डगलस लंडन इस साठगांठ का हर सच जानते थे। अमेरिकी रक्षा मुख्यालय को भी सब पता था। पाकिस्तानी सेना के जनरल और ISI चीफ की जब भी तालिबान के साथ मीटिंग हुई, अमेरिका को उस मीटिंग में क्या क्या बात हुई, ये सब साफ तौर पर पता रहता था। पाकिस्तान ने तालिबानी लड़ाकों और उनके परिवारों को पनाह दी। हक्कानियों के लिए पाकिस्तान में रियल एस्टेट, तस्करी और दूसरे बिजनेस करने के मौके पैदा किए गए। मगर सब कुछ जानते हुए भी अमेरिका अनजान क्यों बना रहा? दरअसल अमेरिका 2003 तक ये मान चुका था कि उसने तालिबान को पूरी तरह खत्म कर दिया। प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ये गलतफहमी बहुत भारी पड़ने वाली थी। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने युद्ध का मैदान बदला। सद्दाम हुसैन से इराक को आजाद कराने, दुनिया को नरसंहार के हथियार से बचाने के ढकोसले के साथ सुपर पावर ने खाड़ी युद्ध का आगाज कर दिया। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की तैनाती जस की तस थी, लेकिन सारा फोकस इराक पर शिफ्ट हो गया। 30 दिसंबर 2006 के दिन अमेरिका ने सद्दाम को फांसी पर लटकाकर खाड़ी युद्ध को खत्म मान दिया। मगर खाड़ी के फसाद से निकलना इतना आसान नहीं था।
जो तालिबान अफगानिस्तान में 1996 में सत्ता पर काबिज हुआ था, उसे 9/11 अटैक के बाद अमेरिका ने काबुल की सत्ता से बेदखल कर दिया था। एक एक कर बड़े तालिबानी लीडर अमेरिकी हमले में मारे गए, लेकिन 2006 में अमेरिका ने इराक पर फोकस किया तो इधर अफगानिस्तान में तालिबान फिर मजबूत होने लगा। साल 2005 में इस्लामिक अमीरात ऑफ तालिबान की पहली आधिकारिक वेबसाइट अल इमाराह लॉन्च की गई। इस वेबसाइट पर अब 5 भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, पश्तो, दारी और उर्दू में कंटेंट उपलब्ध कराए गए। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद के नेतृत्व में इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का एक सांस्कृतिक आयोग इस वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाने वाले ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री की निगरानी रखने लगा। तालिबान ने मध्य युगीन ख्यालों से तौबा कर ली। अब लड़ाई का तरीका भी बदल लिया। अमेरिका से डायरेक्ट युद्ध के बजाय खास मौके पर चोट पहुंचाई जाने लगी। 2012 आते आते अरब देशों में क्रांति शुरू हो गई। अमेरिका एक से दूसरे देश के गृह युद्ध में फंसने लगा। युद्ध के इतने फ्रंट खुल गए जिसकी कल्पना भी सुपर पावर ने नहीं की थी। अफगानिस्तान, इराक, ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, यमन, सीरिया। अरब क्रांति के साथ खाड़ी में दहशत का नया नाम उभरा। ISIS नाम के इस आतंकी संगठन ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। स्वयंभू खलीफा अबू बकर अल बगदादी ने अमेरिका को इतनी जोरदार टक्कर दी जो आज तक कोई मुल्क नहीं दे पाया। वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर अमेरिका एक दलदल से दूसरे दलदल में धंसता चला गया। तालिबान के लिए ये मुंह मांगी मुराद थी। साल 2016 में तालिबान ने अफगानिस्तान के दक्षिण में रहने वाले पश्तूनों के बीच अपनी पकड़ मजबूत की और इसके बाद अफगानिस्तान के उत्तर में रहने वाले उज़्बेक और ताजिकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ गया। मौलवी हिबतुल्लाह अखुंदजादा के हाथों में तालिबान की कमान आने के बाद उसका चाल, चेहरा और चरित्र बदल गया। अखुंदजादा ने बेहतरीन सैलरी पैकेज पर आतंकियों को ज्वाइन करवाना शुरू किया। पाकिस्तान में शरण लेने वाले हजारों पठानों ने तालिबान ज्वाइन कर लिया। साल 2018 आते आते तालिबानी लड़ाके लाखों में हो गए। अब जरूरत थी तो सिर्फ उनके लिए हथियार और युद्ध में खर्च की जाने वाली रकम की। तालिबान के लिए इसे जुटाना बहुत आसान था। अफीम की खेती, ड्रग्स तस्करी, जबरन वसूली और फिरौती से तालिबान मालामाल कुछ ही दिनों में हो गया। तालिबान ने सालाना 1.25 खरब रुपए सिर्फ चंदे से जुटा लिए। बेशुमार दौलत, बड़ी फौज, विनाशक हथियार मिलने के साथ आतंकियों को सुपर पावर से सीधी टक्कर लेने का हौसला भी आ गया। अमेरिका की बनाई अफगान सरकार के निकम्मेपन ने तालिबान की बरकत में बड़ा रोल अदा किया। 20 साल से जंग लड़ रहा अमेरिका भी आजीजा गया था। तालिबान से अमेरिका ने डील करना ही सही समझा। डील हुई। अमेरिका ने तालिबान की हर शर्त मानी, मगर तालिबान अमेरिका को बख्शने के लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने से पहले उसकी मिट्टी पलीत करके ही तालिबान ने दम लिया। अमेरिका की हार उस मोहरे से मिली शिकस्त है जिसे उसने खुद गढ़ा। आज का रूस जब सोवियत संघ था तो अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 था। दोनों कोल्ड वॉर में उलझे हुए थे। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए युद्ध शुरू किया था। तब अमेरिका पूरी दुनिया को सोवियत संघ के खिलाफ एकजुट कर मुजाहिदीनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। 4 जनवरी 1980 प्रेसिडेंट जिमी कार्टर राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे। अफगानिस्तान में सोवियत सेना के आक्रमण पर अमेरिका आग बबूला था। सोवियत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के साथ अमेरिका ने तमाम देशों से युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ हल्ला बोलने की अपील की। अमेरिकी धमकियों, प्रतिबंधों और पर्दे के पीछे युद्ध में शामिल होने के बावजूद सोवियत सेना अफगानिस्तान से नहीं हटी।
पठान लैंड में कम्युनिस्ट शासन की पहरेदारी कर रही सोवियत सेना के खिलाफ अमेरिका ने साम दाम दंड भेद की रणनीति अपना ली। जिमी कार्टर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रीगन ने दुश्मनी निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 मार्च 1982 की ये तस्वीरें रोनाल्ड रीगन के दुस्साहस का सबूत है। पहले अफगान बेटी के जरिए, फिर अफगान मुजाहिदीनों का मजमा जुटाकर रोनाल्ड रीगन ने अफगानिस्तान में सोवियत सेना की ज्यादतियों को पूरी दुनिया में दिखाने की कोशिश की। रोनाल्ड रीगन तब अफगान मुजाहिदीनों को फ्रीडम फाइटर बताते थे। इतना ही नहीं, रोनाल्ड रीगन ने स्पेस शटल कोलंबिया को अफगानिस्तान मुजाहिदीनों को समर्पित किया। अफगान युद्ध का खामियाजा सोवियत संघ ने टुकड़े टुकड़े होकर भरा। अमेरिका ने सोवियत संघ को 15 देशों में खंड खंड कर दिया, लेकिन अमेरिका जिन मुजाहिदीनों का मददगार बना वही आगे चलकर तालिबान बना, जिनके लिए अमेरिका इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया भर के इस्लामी आतंकी याका इसी तालिबानी सल्तनत में ठौर तलाश रहे हैं। सऊदी अरब का आतंकी याका ओसामा बिन लादेन भी तालिबान के साथ जुड़ा। लादेन ने वफादारी की एक कसम से तालिबान से अटूट रिश्ते कायम कर दिए। अल-कायदा के आका ओसामा बिन लादेन ने मुल्ला उमर से बेअह की कसम ली थी। अरबी के शब्द बेअह का अर्थ है एक मुसलमान नेता के प्रति वफादारी, और ये कई जिहादी समूहों और उनके सहयोगियों के बीच निष्ठा की बुनियाद है। 2011 में लादेन की मौत के बाद ऐमन अल जवाहिरी ने मुल्ला उमर के प्रति अल-कायदा और उसकी क्षेत्रीय शाखाओं की वफादारी की शपथ ली। 2016 में अमेरिका के हमले में मंसूर की मौत के बाद तालिबान का सुप्रीम लीडर बना हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा। लेकिन हिब्बुल्लाह अखुंज़ादा ने बेअह की शपथ ली या नहीं, ये कभी भी साफ तौर पर नहीं बताया गया। हालांकि अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी के ऐलान के साथ ही अमीन अल हक के पठान लैंड में दस्तक ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की कैबिनेट में हक्कानी नेटवर्क के सरदार का ओहदा ये बताता है कि अल-कायदा का आतंक जारी रहेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।